हेलो दोस्तों, मैं मयंक सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे डाउट और कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने वाले हैं। हम आपके साथ क्लियर करने वाले हैं कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड उत्तर कुंजी को लेकर जिन प्रश्नों पर विवाद चल रहे थे कोर्ट में, जो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो या लखनऊ खंडपीठ में हो, तो कुल कितने प्रश्नों पर विवाद था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी रिट डिस्पोज कर दी गई हैं, तो लखनऊ बेंच की जो रिट बची हैं उनमें कितने क्वेश्चन को लेकर फैसला बाकी है, ये सब कुछ हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम लखनऊ बेंच में जो 23 फरवरी की डेट लगी हुई है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या 23 फरवरी को इस केस की भी अंतिम सुनवाई हो सकती है या नहीं। साथ ही साथ हम आपको रिजल्ट के बारे में भी अपडेट देंगे और आपके NS2 या अदर क्वेश्चंस को लेकर भी कई तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, उनको भी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो से अंत तक जुड़े रहें जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से केवल आपको ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती हैं, तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हम यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किन किन क्वेश्चंस को लेकर विवाद था वो हम आपको बताने वाले हैं और वो क्यों जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन लखनऊ बेंच वाली रिट में भी शामिल हैं। तो यहाँ पर उनको लेकर के क्या फैसला हुआ ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो इसी तरीके से कंसिडर किए जाएंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सबसे पहला केस चल रहा था वो 16/951 वाला था। इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जो केवल उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर था। उसके बाद में एक और रिट सामने आई जो कि 19/234 थी। 2022 की ही रिट थी ये दोनों, जो कि 5 क्वेश्चंस को लेकर डाली गई थी। और इसमें कौन से 5 क्वेश्चन हैं हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस पर ही ये रिट एक्सेप्ट हुई थी, बाकी के 3 क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब वो 2 क्वेश्चन कौन से बचे थे, उज्ज्वला और पुरा स्कीम वाला। और यहाँ पर जो तीसरी वाली रिट है वो भी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड थी, इस वजह से इन तीनों रिट को एक साथ लिंक कर दिया गया था और साथ ही साथ सुनवाई चली थी। तीनों पर जो है फैसला एक साथ ही सुनाया गया है और इन तीनों को डिस्पोज कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वो 5 क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं जिनमें से 3 क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए गए थे पहले ही और 2 क्वेश्चन पर याचिका स्वीकार हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 क्वेश्चन रिजेक्ट किए गए थे उनमें पहला क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर जो विवाद था वो ऑप्शन नंबर बी और सी को लेकर के था, लेकिन आयोग अपना पक्ष रखने में पूरी तरीके से कामयाब रहा और इसका जो है फाइनली 8 ही आंसर माना गया है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो रिजेक्ट कर दिया गया था पहले ही, वो सोलर पंप वाला था। इसमें भी आप सभी जानते होंगे विवाद था ऑप्शन नंबर बी और सी को लेकर के, लेकिन आयोग का आंसर ही मान्य हुआ है यहाँ पर 45%। और तीसरा क्वेश्चन जो रिजेक्ट कर दिया गया था वो कन्या विद्याधन योजना वाला था। तो ये तीनों क्वेश्चन पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए थे और जो मैटर बचा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो केवल इन 2 क्वेश्चंस पर बचा था, जिनमें एक उज्ज्वला योजना वाला क्वेश्चन था और दूसरा पुरा योजना वाला क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप सभी जानते होंगे। इस पर फैसला आया है कि ऑप्शन नंबर ए और डी सिलेक्ट करने वाले सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर मार्क्स मिलेगा और बी और सी करने वाले कैंडिडेट्स को कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा था उनके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, और जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया हुआ था उनको यहाँ पर 1.25 मार्क्स की बढ़ोतरी अपने मार्क्स में देखने के लिए मिल जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन जो पुरा वाला जो था उसको भी आप सभी जानते हैं कि डिसमिस कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहे थे वो टोटल इन्हीं 5 क्वेश्चंस को लेकर थे। अब अगर हम बात करें कि जो लखनऊ बेंच में जो रेट चल रही है वो कितनी है, तो आप सभी जानते हैं कि लखनऊ बेंच में भी टोटल 3 रेट चल रही हैं। लास्ट वाली जो रेट है वो किसी क्वेश्चन को लेकर नहीं है, वो किसी और मुद्दे को यहाँ पर कोर्ट में चैलेंज किया गया है जो कि 5 जनवरी को फाइल की गई थी। और जो 79/13/2022 की रिट थी वो 4 क्वेश्चन से संबंधित थी और 76/63 जो थी वो 7 क्वेश्चन से संबंधित थी। तो यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन थे वो इन्हीं 7 क्वेश्चन में शामिल थे जो कि 76/63 वाली में थे। इस वजह से इन सभी रिट को एक साथ लिंक कर दिया गया है और इनकी भी साथ साथ सुनवाई चल रही है। तो यहाँ पर इन 7 क्वेश्चंस को हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन में आपको चेंज देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो था हरि मोहन को रुपए देता है। इसमें विवाद जो है वो है कर्म कारक और संप्रदान कारक को लेकर के, लास्ट में हम बात करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है अरुण शब्द का अनेकार्थी है। इसमें जो विवाद है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को लेकर के है। वहीं तीसरा जो क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसमें जो डाउट बना हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को लेकर के है। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। यहाँ पर जो आयोग ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर बी माना है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक थी, क्योंकि जिस तरीके से योजना का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होना चाहिए था। उसके बाद में आपके जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वो एक तो स्टेट वाला क्वेश्चन था जो कि ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है,
और एक सोलर पंप वाला क्वेश्चन था जो कि रिजेक्ट हो चुका है, और एक उज्ज्वला वाला क्वेश्चन था जिस पर कि आप सभी जानते हैं कि ए और डी को सही मान लिया गया है। यही वो 7 क्वेश्चन है जिसमें से आपके तीनों क्वेश्चंस पर तो आपका फैसला आ ही चुका है। अब जो फैसला आना बाकी है वो 4 क्वेश्चन पर ही आना बाकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम अगर 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करें कि कौन से प्रश्न में यहाँ पर कुछ बदलाव होने के चांस हैं। इससे पहले हम बात करेंगे हरी मोहन को रुपए देता है को लेकर कि इसमें क्या चांस हैं बदलाव होने के। तो आप सभी जानते हैं कि हरी मोहन को रुपए देता है यहाँ पर को के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो कर्म कारक भी होता है, और अगर इसमें सेंस देखा जाए कि के लिए का सेंस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर संप्रदान कारक होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स कर्म कारक की तरफ जा रहे हैं, वहीं कुछ कैंडिडेट संप्रदान की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस बन रहा है वो हरी मोहन के लिए रुपए देता का बन रहा है, और इसमें ये बात कहीं भी क्लियर नहीं की गई है कि हरी मोहन को रुपए दे रहा है तो वो उसको वापस करेगा या नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो है संप्रदान कारक ही माना जाएगा और इसमें बदलाव होने की बहुत ही कम चांस हैं। दोस्तों हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को मेरी बात पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन आप सभी से कहना चाहता हूँ, मैं आपसे केवल पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो फाइनल जो निर्णय होगा वो तो कोर्ट या आयोग का ही होगा, तो इसको लेकर आप कोई भी परेशान ना हो। और दूसरा वाला क्वेश्चन जो अरुण शब्द का अनेकार्थी वाला है, उसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ए और बी को लेकर के विवाद है। यहाँ से ही मुझे कोई चांस नहीं लग रहा बदलाव होने के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें नियरेस्ट आंसर को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जो नियरेस्ट जिसका जो आंसर बनेगा वो प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूरी बनेगा, जो कि आयोग के द्वारा माना गया है। तो बात करें NH2 वाले क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और ऑप्शन दिए थे NH4, NH8, NH2 और इनमें से कोई नहीं। तो ओल्ड डेटा के अनुसार इसका सही आंसर NH2 होना चाहिए था, लेकिन अब इसका नाम बदल के दूसरा कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए था। आयोग ने जो पहली आंसर की निकाली थी उसमें NH2 को ही माना था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में बदल के इनमें से कोई नहीं को सही कर दिया है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के बारे में निष्पक्ष तरीके से बात की जाए तो वैसे तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग ही NH2 सही है, और नए नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं ही सही होगा। लेकिन जिस तरीके से आयोग ने NH2 को पहले माना था उसको लेकर यहाँ पर लग रहा है कि इसी ऑप्शन को यहाँ पर सही मानते हुए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया होगा। बाद में जब ऑब्जेक्शन रिसीव हुए तो आयोग ने इसका आंसर बदलकर इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज कर दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर भी कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है NH2 और नन ऑफ दीज को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने NH2 लगाया है और काफ़ी सारे कैंडिडेट नन ऑफ दीज लगाया है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है उसको देखकर यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी जीवन पति वाले क्वेश्चन की तरह या तो फुल मार्क्स मिलना चाहिए या फिर इसमें भी ऑप्शन नंबर सी और डी को करेक्ट मानना चाहिए, जिस तरीके से उज्ज्वला में माना गया है। तो दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन के मोस्टली चांसेस बन रहे हैं कि अब चेंज देखने के लिए मिल सकता है कुछ, क्योंकि जिस तरीके से उज्ज्वला वाले क्वेश्चन पर फैसला आया है तो इस क्वेश्चन पर भी कुछ उस तरीके से फैसला आ सकता है। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें भी यहाँ पर कोई भी बदलाव देखने के लिए आपको शायद न मिले, क्योंकि इसमें भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो यही ऑप्शन बेस्ट फिट बैठ रहा है आपको 4 ऑप्शन में से। तो इसमें भी जो है हो सकता है कि फैसला आयोग के पक्ष में ही जाएगा, और इन तीनों पर तो फैसला आ ही चुका है, उज्ज्वला वाले पर और स्टेट वाले पर और सोलर पंप वाले पर। तो इन 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पर पहले डिसीजन हो चुका है, जिसमें से स्टेट वाला और सोलर पंप वाला रिजेक्ट हो चुके हैं, और उज्ज्वला वाले पर आपको पता ही है कि ए और डी दोनों सही मान लिए गए हैं। और तो दोस्तों ये तो रही क्वेश्चंस को लेकर बात। अब आप सभी जानते हैं कि इसमें पिछले काफ़ी टाइम से जो है हर बार पास ओवर मिल रहा है। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट 23 फरवरी 2023 रखी गई है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें कि क्या 23 फरवरी को लखनऊ बेंच वाले केस की अंतिम सुनवाई हो सकती है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर पास ओवर मिल रहा है, केस का नंबर आता है लेकिन केस सुना नहीं जा रहा है। उसको देखकर समझ नहीं आ रहा कि इस केस की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले केस की सुनवाई अब हो गई है, तो उसे देखकर लग रहा है कि इस केस की भी सुनवाई अब जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आयोग इसमें अपनी तरफ से सफाई के रूप में काउंटर एफिडेविट पेश कर चुका है, और जो याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक रिजॉइंडर एफिडेविट लगाया जाता है, उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो हो सकता है कि वो भी लगाया जा चुका हो, और जिस दिन इस केस की सुनवाई होती है हो सकता है कि वही दिन इस केस का अंतिम दिन हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 23 फरवरी को इस केस की सुनवाई हो जाए। दोस्तों अब अगर बात करें कि रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, तो उसके बारे में हम आप सभी को बता दें कि जब तक आपके कोर्ट केस क्लियर नहीं होते बहुत ही कम संभावना है आपका रिजल्ट आने की। भले ही आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला केस डिस्पोज्ड हो चुका है, लेकिन जब तक लखनऊ बेंच से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है तब तक हो सकता है कि आपके रिजल्ट को लेकर काम स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में बदलाव होता है
तो रिजल्ट फिर दोबारा आयोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो हो सकता है कि लखनऊ बेंच वाले केस जो है उनके भी डिस्पोज होने के बाद ही आपको रिजल्ट को लेकर काम चले। लेकिन तब तक के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि अब आपके मार्च में रिजल्ट को आने की थोड़ी सी संभावना बढ़ गई है। रिजल्ट के बारे में हम आपको ऑथेंटिक अपडेट 23 फरवरी की सुनवाई के बाद ही दे पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो बोरिंग टेक्नीशियन का आपको देखने के लिए मिल सकता है, और उसके बाद जो प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है वो आपका लेखपाल के रिजल्ट पर ही काम स्टार्ट होगा। तो उम्मीद यही है कि फरवरी में आपके कोर्ट केस क्लियर हो जाएंगे और मार्च में आपको गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन आपको जो है ऑथेंटिक अपडेट हम 23 फरवरी की सुनवाई के बाद ही दे पाएंगे। उम्मीद है आपको सभी बातें क्लियरली समझ में आई होंगी और आपके कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स के भी रिप्लाई इस वीडियो में देखने के लिए मिले होंगे। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले किसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।